जोहार, जय मूल्य निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। भारत की अध्यक्षता में G20 संस्कृति कार्य समूह यानी CWG की चौथी बैठक में G20 सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मसौदा घोषणा पर चर्चा कल वाराणसी में शुरू हुई। उद्घाटन सत्र के बाद 26 अगस्त 2023 को आगामी संस्कृति मंत्रियों की बैठक के लिए संस्कृति मंत्रियों की घोषणा के मसौदे पर चर्चा में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के साथ कामकाजी सत्र शुरू हुआ। जैसा कि भारत G20 लीडर्स के शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहा है, वह सर्वसम्मति से उन नतीजों को अपनाने की इच्छा रखता है जहां नीति निर्धारण में संस्कृति को केंद्र में रखा जाए, ताकि व्यापार, पर्यटन और डिजिटल क्षेत्रों जैसे अन्य प्रमुख नीति क्षेत्रों के साथ इसके पारंपरिक संबंधों का लाभ उठाया जा सके। दिन भर की चर्चा समाप्त होने के बाद प्रतिनिधियों ने वाराणसी में गंगा और वरुण नदियों के संगम के पास सारनाथ का दौरा किया। बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे महाधम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। सारनाथ में स्थित सम्राट अशोक द्वारा स्थापित चमचमाता स्तंभ लगभग 273 से 232 ईसा वर्ष पूर्व बनाया गया था, जो बौद्ध संघ की नींव का प्रतीक है। सारनाथ के पुरातात्विक स्थल का दौरा करने के बाद प्रतिनिधियों ने सारनाथ संग्रहालय का भी दौरा किया, जो सारनाथ में खुदाई स्थल के निकट ही स्थित है। भारतीय संस्कृति दुनिया के कई अन्य देशों की संस्कृति से महान थी। इतिहासकारों का मानना है कि भारत में आए विदेशी आक्रांताओं ने उस महान संस्कृति को नष्ट कर दिया और अपनी विकृति को संस्कृति के नाम से पेश किया। उन विदेशी आक्रांताओं में यूरेशियाई ब्राह्मणों का नाम सबसे ऊपर है। लगभग 3000 साल पहले यूरेशिया से भारत आए हुए ब्राह्मणों ने भारत की महान सिंधु संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। यह बात कल तक इतिहास के आधार पर कही जा रही थी, पर अब कुछ वैज्ञानिक शोध प्रबंधों ने इस बात के पुख्ता सबूत दिए हैं कि सिंधु संस्कृति समय के साथ समाप्त नहीं हुई, बल्कि उसे जलाकर नष्ट कर दिया गया। इतिहासकारों की बात को दोहराते हुए कई वैज्ञानिकों ने सिंधु संस्कृति नष्ट होने का समय और भारत में ब्राह्मणों के आक्रमण का समय एक ही बताया है। सिंधु संस्कृति में मूलतः गण व्यवस्था थी, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। यूरेशिया से आए हुए आक्रमणकारी ब्राह्मणों ने उस लोकतांत्रिक गण व्यवस्था को समाप्त कर वर्ण व्यवस्था को धीरे धीरे सारे भारत पर लागू कर दिया। जब ब्राह्मण भारत पर उनकी वर्ण व्यवस्था को लागू कर रहे थे, तब उनका विरोध करने का व उन्हें रोकने का भी काम भारत के महान भूमिपुत्रों ने किया, जिनमें सबसे पहले वर्धमान महावीर और दूसरे तथागत गौतम बुद्ध का नाम आता है। ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा विरोध बुद्ध के विचारों ने किया। बुद्ध ने ऐसे तर्क दिए कि ब्राह्मणों के झूठ व पाखंड उसके सामने टिक नहीं पाए, और एक समय आया कि ब्राह्मणों की जन्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी वह पूरी तरह से नष्ट हो गई। बुद्ध की सामाजिक क्रांति से सम्राट अशोक जैसे महान सेनानियों का निर्माण हुआ। शिक्षा की नई धारा भारत में बहने लगी। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला इन जैसे विश्वविद्यालय भारत में निर्माण हुए। यहाँ विदेशों से भी ज्ञान की चाह रखने वाले कई लोग भारत में आने लगे। बुद्ध की क्रांति के बाद भारत में सही मायने में संस्कृति का विकास हुआ। इससे व्यापार, पर्यटन, शिक्षा आदि को बड़े पैमाने पर फायदा हुआ। कई इतिहासकारों के मुताबिक सम्राट अशोक महान के वक्त दुनिया के मुकाबले में भारत का GDP 32% था। भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। ब्राह्मणों ने उसे भी नष्ट करने का काम किया। पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने के बाद उस महान भारतीय संस्कृति को भी खत्म करने का काम शुरू कर दिया। उसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर हिंसा को सहारा बनाया। सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या के बाद ही ब्राह्मणों ने उनके ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद ही जाति व्यवस्था का निर्माण किया गया। इसके अलावा अस्पृश्यता, आदिवासियों का अलगीकरण यानी उनका सेग्रीगेशन, उन्हें अलग करना, जंगलों में रहने के लिए मजबूर करना, घुमंत जातियों का बहिष्कार करना आदि को जन्म दिया।
इन सभी को ब्राह्मणों ने धर्म और संस्कृति का नाम दिया। वर्तमान भारत में जो हिंदू धर्म के नाम से प्रचारित किया जाता है या संस्कृति दिखाई देती है, वह भारत की मूल संस्कृति नहीं है और न ही धर्म है। ब्राह्मणों ने अपने मूल ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म के नाम से प्रचारित किया है। वास्तव में वह वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, महिलाओं की गुलामी, आदिवासियों का अलगीकरण, ओबीसी पर शूद्रत्व थोपना, घुमंतु जातियों का बहिष्कार करना है। हिंदू तो आक्रमणकारी मुसलमानों ने दी हुई गाली है, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी एक किताब सत्यार्थ प्रकाश में लिख कर रखा है। लेकिन लोकतंत्र ने ब्राह्मणों को मजबूर कर दिया और उन्होंने खुद को बहुसंख्यांक बनाने के लिए आक्रमणकारी मुसलमानों ने दी हुई गाली को अपने धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया। जब इस बात को बड़े पैमाने पर बामसेफ व उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने देश भर में और विदेशों में भी उजागर करने का काम किया, उसके बाद ब्राह्मण अपने ब्राह्मण धर्म को संस्कृति के नाम से प्रचारित कर रहे हैं। उसके लिए G20 देशों की मीटिंग में इसे केंद्र में रखने की बात वे कर रहे हैं। जैसे ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म को छुपाने के लिए हिंदू नाम की चादर ओढ़ रखी है, वैसे ही वे अब संस्कृति के नाम से ब्राह्मण धर्म को भारत पर थोपना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आमतौर पर लोग जब भी भारत की जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि जाति व्यवस्था तो भारतीय संस्कृति का ही एक हिस्सा है। यानी संस्कृति के नाम से लोगों को ब्राह्मण धर्म के समर्थन में खड़ा किया जा रहा है। कथित तौर पर भारतीय संस्कृति की विशेषता के बारे में कहा जाता है कि विविधता में एकता ही भारतीय संस्कृति है। इसका अर्थ यह है कि वर्ण और जातियों में बांटे गए मूल निवासी बहुजन समाज को ब्राह्मणों ने विशेषता कहा है। क्या यही भारत की संस्कृति है? भारत की संस्कृति कभी भी विभाजित रहने में नहीं रही। एकजुटता ही भारत की मूल संस्कृति की विशेषता है। इस पर कोई यह भी कह सकता है कि विविधता में एकता इस बात में केवल जाति ही नहीं बल्कि अलग अलग धर्मों के लोगों की भी बात की है। इसका यह जवाब हो सकता है कि भारत में अलग अलग धर्म भी ब्राह्मण धर्म के विरोध के कारण ही बने हैं या फिर बाहर से आकर यहाँ फैले हुए हैं। यदि ब्राह्मण धर्म न होकर समानता को मानने वाला धर्म होता, उसमें लोगों को गुलाम न बनाया जाता, तो संभवतः भारत में आज जो अलग अलग धर्म दिखाई दे रहे हैं, न वह धर्म निर्माण होते और न ही फैलते। इसी तरह विभिन्न भाषाओं का होना भी ब्राह्मण धर्म का ही नतीजा है। इसलिए विविधता में एकता यह ब्राह्मण धर्म के कारण है और यह कभी भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकती। आज G20 देशों के सामने ब्राह्मण धर्म का प्रचार करने के लिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव और G20 CWG के अध्यक्ष गोविंद मोहन तथा संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव और G20 CWG की सह अध्यक्षा लिली पांडे काम कर रही है। इसे भारत के लोगों के साथ G20 में शामिल अन्य 19 देशों के लोगों ने भी समझना चाहिए।